मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं, द संतोष भारतीय शो। जबरदस्ती ये नाम इस शो का दिया गया है, लेकिन आपको पसंद आएगा तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बदलेंगे। क्या कर रहे हैं आज हम? आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान मुस्कुराहटों का देश है, प्यार का देश है। लेकिन मुस्कुराहटों के इस देश में सिर्फ किसान मुस्कुरा रहा है और बाकी लोग उनकी पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। राजनीतिक दलों के, सरकार के, अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के गहन विचार विमर्श चल रहा है। किसानों को ट्रैक्टर यात्रा की अनुमति दें या न दें। कुछ इस तरीके से जैसे पाकिस्तान के लोगों को हम वीजा दें या न दें, चीन के लोगों को वीजा दें या न दें। अनुरोध करना चाहता हूं कि ये लोग हमारे देश की शान हैं, हमारे माथे का तिलक हैं, हमारे देश के किसान। और जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये हमारे सर का मुकुट हैं, साफा हैं, हमारी इज्जत हैं। इन्हें लेकर के शक मत पैदा कीजिए, संकोच मत दिखाइए, अपना बड़ा दिल दिखाइए और इन्हें राजधानी की बाहरी रिंग रोड के ऊपर घूमने की, टहलने की, ट्रैक्टर का जुलूस निकालने की इतिहास में पहली बार अनुमति दीजिए। फिर ये अगले साल भी आएंगे, उससे अगले साल भी आएंगे और देश को ये पता चलेगा और देश के साथ दुनिया को ये पता चलेगा कि समृद्धि क्या होती है और अन्न उगाने वाले लोग कितने खुले दिल के, कितने प्रफुल्लित, कितने अंदर से खुश दिखाई देंगे। सारी दुनिया उनका नजारा देखेगी। क्या हम दुनिया को अपनी खुशी का, अपनी हंसी का, अपनी समृद्धि का नजारा नहीं दिखाना चाहेंगे? मुझे लगता है दिखाना चाहिए। और इसलिए मैं ये आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट यानी पूरी भारत सरकार किसानों को इस बात की अवश्य अनुमति देगी कि वो बाहरी रिंग रोड पर, दिल्ली की में 2 रिंग रोड है, एक अंदरूनी है, एक बाहरी है। जो दिल्ली में नहीं आए उन्हें बताता हूं, बाहरी रिंग रोड दिल्ली के बाहर बाहर चारों तरफ घूमती है। उस रिंग रोड के ऊपर किसानों को अनुमति देने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जहां पर जुलूस निकलने वाला है 26 जनवरी का, वो सरकार ने अपने आप रास्ता छोटा कर दिया है। पहले राष्ट्रपति भवन से निकल करके वो जाता था लाल किले तक, सरकार ने खुद उसे इंडिया गेट के ऊपर रोक दिया है, खत्म कर दिया है। और किसान कह रहे हैं कि हम इंडिया गेट के ऊपर आएंगे ही नहीं, हम तो चारों तरफ घूमेंगे। सरकार को अनुमति देनी चाहिए। देश का अन्नदाता हम उसे कहते हैं, उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और एक चीज और बता दूं, उसी दिन सारे देश के हेडक्वार्टर्स में किसान रैली निकालेंगे, जिलों के हेडक्वार्टर के ऊपर, और वो रैली बड़ी शान से निकलेगी। और मुझे लगता है कि राज्य सरकारें भी इस रैली की अनुमति किसानों को देंगी। मैं बार बार किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसानों की बात टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर होनी कम हो गई है। शायद खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। हमारी पूरी समाचारों की दुनिया, दृश्य और पठनीय समाचारों की दुनिया यानी टेलीविजन और अखबार, किसानों के दर्द से थोड़े विरक्त होते चले जा रहे हैं। किसानों के दर्द से विरक्त नहीं होइए, ये हमारी शान है और वो दर्द इस देश का दर्द है। उस देश के दर्द को अनदेखा मत कीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और इसीलिए आज हमने अपना शो शुरू करने से पहले आपसे कहा कि मुस्कुराइए। आप किसी किसान को देखिए, वो बिना मुस्कुराए आपको उससे बात नहीं करेगा। मुस्कुराता है, आक्रोश दिखाता है, रोष दिखाता है, किसके प्रति? परिस्थिति के प्रति। वो नाराज होता है किसके प्रति? परिस्थिति के प्रति। लेकिन वो किसी व्यक्ति से नाराज नहीं होता, किसी सरकार से नाराज नहीं होता, क्योंकि सरकार तो उसकी खुद की अपनी चुनी हुई है। अगर चुनी हुई सरकार है
और जिसे किसानों ने ही चुना है तो उसके प्रति नफरत और गुस्सा क्यों दिखाएंगे? वो तो उससे प्यार से बात करने हैं। जब सरकार बुलाती है तब वो बात करने आते हैं। कल शायद फिर सरकार हो सकता है उन्हें बुलाए या बुलाकर कह दे आप जाइए, आज हमारा मूड नहीं है, हम फिर 2 दिन के बाद बात करेंगे। अब मजा एक अंतर्विरोध देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठा ली है जिसके ऊपर सरकार से जुड़े हुए लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी तो उनके पास किसान क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने हम नहीं जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई नहीं है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट से बनवाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी कर ही नहीं सकता कि उन लोगों की एक कमेटी बनाए जो घोषित रूप से किसानों की मांगों के विरोधी हैं। ध्यान दीजिए, जो भी कमेटी में लोग, सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोग रखे थे जिसमें एक डॉक्टर मान ने इस्तीफा दे दिया कि जब किसान हमसे नाराज हैं, हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, हमारे पास आएंगे ही नहीं, तो इस कमेटी में रहने का क्या फायदा। 3 लोग हैं अभी और ये तीनों लोग घोषित रूप से किसानों की मांगों के विरोधी हैं। लेखन में, भाषण में, हर जगह उन्होंने ये कहा है कि हम किसानों की मांगों के विरोधी हैं, हम तीनों कृषि कानूनों के समर्थक हैं। ऐसे लोगों की कमेटी सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट को शायद इन्फ्लुएंस किया गया। और बोबड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट इन्फ्लुएंस हो गया क्या? क्या ये शक सही है? अगर सही नहीं है तो इस कमेटी को आप कल ही भंग कीजिए और दूसरी कमेटी बनाइए जो किसानों से बातचीत करके नए बिल का मसविदा, नए कानून का मसविदा आपके सामने रखें। अब जो कॉन्ट्रडिक्शन मैं कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और सरकार कह रही कि इस कमेटी के सामने सरकार जाए, सारे सरकारी पक्षकार, सारे सरकारी अधिकारी, सारे सरकारी मंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों को उनके पास जाना चाहिए, तो आप क्यों मीटिंग बुला रहे हैं? आप अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट से नीचे मानते हैं। यही अंतर्विरोध हमारी व्यवस्था में विचारों का अंतर्विरोध है। यही अंतर्विरोध किसानों की मांगों के समर्थन में नैतिकता को खड़ा करता है, इस देश की आजादी को खड़ा करता है, इस देश की इज्जत को खड़ा करता है किसानों के पक्ष में। क्योंकि सरकार के अपने काम इतने अंतर्विरोधी हैं कि समझ में नहीं आते। और ये सबको देश में मालूम है कि जब प्रधानमंत्री जी एक चीज सख्ती से कह चुके हैं, अभी नहीं, जब वो बनारस गए थे तब उन्होंने कह दिया था कि किसान कानून हमने किसानों के हित में बनाए हैं। जो उन्होंने एक बात कह दी, सारे मंत्री वही बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि सारी मीटिंग के बाद देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार ये कहते हैं ये कानून वापस नहीं होंगे। अरे बाबा, जब कानून वापसी नहीं होंगे तो आप किसानों को बुलाते क्यों हैं? अपना मजाक क्यों उड़वाते हैं? आप क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि आप बहुत बड़े चाणक्य नीति को बनाने वाले, बताने वाले हैं? नहीं, लोग आपको मूर्ख समझते हैं, लोग आपको मंदबुद्धि समझते हैं। इस सरकार को मंदबुद्धि समझना इस सरकार के लिए एक अपमान की स्थिति है। सरकार को चाहिए कि वो अपना वो अपमान बार बार न कराए। पार्टियों का समर्थन एक चीज है, पर देश के किसानों का समर्थन बिल्कुल दूसरी चीज है। आज एक और चीज फिर से पुनः स्थापित हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं और कभी कभी तो मुझे ऐसा ये लगता है कि ये सरकार कांग्रेस के डर से बाहर ही नहीं हो पाई। हर चीज का जिम्मा अब जब 7 साल हो रहे हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं, 7वां साल चल रहा है, सरकार अभी तक सारी चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको अपने किए हुए कामों के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं है कि देश के लोग आपकी बात मानेंगे क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। तो आप हर चीज का जिम्मा, ठीकरा कांग्रेस के सर फोड़ते हैं और आपने राहुल गांधी को एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है कि कुछ भी हो राहुल गांधी के सामने सवाल खड़े करो। अब राहुल गांधी के साथ सामने आज नड्डा साहब बात कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, फिर कोई छुटभैया आपका प्रवक्ता टेलीविजन पे वही बात बोलेगा।
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, कांग्रेस का ये भूत, कांग्रेस का ये डर, कांग्रेस का ये एक आतंक, उससे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि अगर देश की सरकार होती तो वो इस आतंक से मुक्ति पा चुकी होती। अगर ये केंद्र की सरकार, जनता की सरकार अपने को मानती तो वो बात ही नहीं करती कांग्रेस की, कहती हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। आप किसी भी चीज का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर नहीं फोड़ते। कांग्रेस के ऊपर आरोप का घड़ा फोड़ने से पहले उन्हें जानना चाहिए कि वो 7 साल उनके शुरू हो गए हैं, राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, 24 में केंद्र का चुनाव है। अब उन्हें कांग्रेस से अलग हट करके अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल में भी नहीं बना, न दिया गया, और न अब वो बनाया जा रहा है और न दिया जा रहा है। कितने आपके वायदे थे? उन सब वायदों को एक बार खुद देख लीजिए। अगर आप वो वायदे पूरे करते, देश के लोग आपको लेकर के कहीं पर भी निगेटिव धारणा नहीं बनाते। लेकिन आपने तो निगेटिव धारणा बनवा ली, क्योंकि आपने जिन चीजों की सूची, जिसके आधार पर आपने अपना रोड मैप तय किया था, उनमें से एक भी चीज तो पूरी नहीं हुई। एक भी चीज अगर पूरी हुई हो तो बता दीजिए। रोजगार का कोई वादा पूरा नहीं, विकास का कोई वादा पूरा नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। गांव का विकास होगा या शहरों का विकास होगा? शहरों में किन किन शहरों में आपने क्या क्या विकास किया? स्मार्ट सिटी बनेंगी। स्मार्ट सिटी की परिभाषा अभी तक शहरी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या? मराठी में कहूं तो स्मार्ट सिटी म्हणजे काय, परिभाषा ही नहीं। तो आप काम किसके ऊपर कर रहे हैं? आपने कहीं स्मार्ट सिटी बनाई क्या? उस स्मार्ट सिटी की खाली नालियां दिखा दीजिए, पीने के पानी की स्वच्छता दिखा दीजिए, हवा की स्वच्छता दिखा दीजिए, कहीं है क्या? ये मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ वो टास्क बता रहा हूं जिसका आपने वादा किया था और जिसे आप भूल गए। आपको चाहिए उन सारे सवालों को एक बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रखें, देश के एक्सपर्ट्स के सामने रखें और उनसे रास्ता पूछें। विडंबना तो ये है कि भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने किया, और शिलान्यास से पहले ये देखा ही नहीं गया कि जमीन कैसी है। जमीन के नीचे सरयू की धारा है, पानी बह रहा है, इसलिए वहां मंदिर नहीं बन सकता। और अब आप भाग रहे हैं देश के आईआईटी के पास कि हमें तरीका बताओ कि जो हम इस मंदिर को बना सकें। नीचे पानी है, ऊपर जमीन है। कितने नीचे पानी है मुझे नहीं पता, लेकिन जब नींव के लिए खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि नीचे पूरा पानी है, सरयू का पानी। ये तो है प्लानिंग की स्थिति। जिस राम मंदिर के लिए इस देश में इतने सालों से युद्ध हुआ, और जब राम मंदिर हाथ में आया तो राम मंदिर बनाने का कोई साफ निष्कंटक योजना सरकार के पास है ही नहीं। अब नृपेंद्र मिश्रा उसके चीफ हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से क्यों हटाए गए पता नहीं, तरह तरह की कहानियां हैं। लेकिन बाद में वो गए कि हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, तो उन्हें राम मंदिर निर्माण समिति का कार्यकारी बना दिया गया। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि योजना बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। देश की जिंदगी के कुछ साल बीतते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी के कुछ साल खत्म हो जाते हैं, वो हमारे बीच में से चले जाते हैं। क्यों? कोई भी अमर होके नहीं आया है। इसलिए जितने दिन वो हमारे बीच में है, जितनी देर वो सांसें ले रहा है, जितनी देर उसके ऊपर देश की विकास की जिम्मेदारी है, उसे चाहिए कि सचमुच ईमानदारी से, सही ढंग से विकास करे, योजना बनाए, लोगों को शामिल करे, उसमें लोगों के सामने रखे, ताकि सारे देश के लोग उसमें अपना सहयोग दे सकें। पैसे के रूप में आपको सहयोग मिला, मैं राम मंदिर की बात अभी करने जा रहा हूं कि सहयोग मिला, 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए 2 दिन के भीतर। राष्ट्रपति जी ने दिए, फिर सब लोगों ने दिए, 100 करोड़ से ज्यादा आज की खबर है कि पैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन पहले जो पैसा आया था, सन 94 से जितना पैसा आया,
राम मंदिर के खाते में वो पैसा कहां गया? कितने करोड़ चंदा आया दुनिया भर से और हिंदुस्तान से, इसका तो कोई हिसाब है ही नहीं। एक बार बता दीजिए टोटल कितना चंदा आपके खाते में आया? 6 करोड़, 7 करोड़, 500 करोड़, कितना आया? नहीं बताया आपने। वो आपने अपनी निजी संपत्ति बना के रखा। अब फिर से चंदा इकट्ठा हो रहा है सारे देश से, दुनिया भर से। तो ये चंदा किसके लिए इकट्ठा हो रहा है? मनुष्यों के लिए या भगवान राम के मंदिर के लिए? कितने का बजट है कम से कम यही बताइए, ताकि उतना पैसा इकट्ठा हो, फिर उसे चलाने के लिए पैसा इकट्ठा हो। उसके साथ आपने ये तो बताया नहीं कि आप कोई सार्वजनिक काम करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे, शिक्षा का काम चलाएंगे मंदिर के साथ। ये आपने घोषणा नहीं की है, लेकिन आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब नीचे पानी निकल आया। तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करना अगर उद्देश्य है राम मंदिर के नाम पे, तो मैं ये मानता हूं कि आप बहुत बहादुर है जो ये मानते हैं कि भगवान राम नाम की कोई चीज है जो चीज हमारे खिलाफ कभी जाएगी नहीं। हम गलत करेंगे, पाप करेंगे, हमें कोई सजा मिलेगी ही नहीं। आप बहादुर लोग। कुछ लोग कहते हैं कि जब सजा मिलेगी तब देखा जाएगा, अभी तो जीवन खुशी खुशी गुजारो। तो राम मंदिर का पुराना चंदा कहां गया? कोई इस सवाल का जवाब देगा? नहीं देंगे, क्योंकि ये सवाल इग्नोर करने में ही भलाई है, और इसीलिए आप उसे इग्नोर कर रहे हैं और नए सिरे से आपने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और चंदा इकट्ठा करके आप जो करेंगे उसकी तो झलक दिख गई कि जहां आपने राम मंदिर की नींव रखी उसके नीचे पानी, जमीन उसके नीचे दलदली है, मंदिर नहीं बन सकता। कितने साल रहेगा पता नहीं, क्योंकि सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में अफवाहें शुरू हो गई हैं कि उसमें पानी जाता है और पानी निकलता है और क्या होता है। 3,000 करोड़ की मूर्ति का ये हाल है। अब उसके आसपास बहुत सारी चीजें, उसमें मरम्मत में लोग लगे हुए हैं, आसपास उसके विकास करने की योजना बन गई है। अब तो सारे देश से ट्रेनें भी सरदार पटेल की मूर्ति के पास, वो एक स्टेशन है वहां की घोषणा हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की है। पीयूष गोयल के प्राथमिकता में गरीब लोग नहीं है। वो रेल पे कैसे इधर से उधर आएंगे उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन वो ट्रेनें हैं जिनका उपयोग बड़े लोग करेंगे, उच्च मध्यम वर्ग के लोग करेंगे। खैर, उनका सोचना है। पर तीसरी चीज मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस की उस छाप से, कांग्रेस के उस भयावह छतरी से निकलिए। अब आप हैं सत्ता में, अब जवाहरलाल जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, राजीव गांधी नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं। उन्हें आप क्यों उनका डर अपने मन में लेकर के लोगों को बताते रहते ये कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस ने किया, हमने कुछ नहीं किया? आपने क्या किया ये भी तो कभी बताइए। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, ये इस देश के बहुत सारे लोगों के सवाल है। और जो राजगद्दी पर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या तमाम मुख्यमंत्री जी हों, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बड़े बड़े कद हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी भाषा है उनके पास। वो जब बोलते हैं तो दुनिया दहल जाती है। उनसे इतना ही सवाल है मेरा कि राम राज्य की एक बहुत छोटी सी परिभाषा है, कोई भी आदमी दुखी न रहे। कोई भी आदमी अगर कोई बात कहता है तो उसे उसका उत्तर मिलना चाहिए। कोई भी बात अगर अपना कष्ट बताता है उसका कष्ट दूर होना चाहिए। ये रामराज की परिभाषा है। क्या लोकतंत्र में ये परिभाषा नहीं आपको पसंद आती? अगर नहीं पसंद आती तो लोकतंत्र में लोगों की बात सुनने की बात कही गई है, वो भी बात आप नहीं सुन रहे हैं। किसान आपके यहाँ बैठे हुए हैं, ठंड में मर रहे हैं, 70 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई। उनके लिए एक भी ट्वीट किसी मंत्री ने नहीं किया, श्रद्धांजलि नहीं दी। कृषि मंत्री को चाहिए था किसानों के कैंप में चले जाते। और जिन लोगों ने अपनी प्राण दिए हैं इस किसान आंदोलन में, जो शहीद हुए हैं, ये जान के कि वो उनकी मौत होगी, लेकिन वो वहां भूखे प्यासे
ठंड में, बारिश में, कीचड़ में लेटे हुए हैं, उनके पास जाने का कोई कर्तव्य सरकार के लोगों का नहीं बनता। तो ये कैसी हमारी देश की सरकार? मैं फिर भी कहता हूं हमारे देश की सरकार है। और गांधी जी कहते थे सद्बुद्धि आएगी, हृदय परिवर्तन होगा। और गांधी जी का नाम इस सरकार में और कोई नहीं लेता, लेकिन प्रधानमंत्री अवश्य लेते हैं। तो ये अभी आशा बनी हुई है कि हृदय परिवर्तन होगा। और जब हृदय परिवर्तन होगा तो हमारे जो देश के किसान हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात ये सरकार सुनकर के ऐसी योजना बनाएगी जो उसके उस नारे के साथ हो, सबका विकास। अभी तो सबका विकास नहीं हो रहा है, अभी तो सिर्फ ये नारा है। और सिर्फ नारे से और 3 साल काट लीजिए, 4 साल। पर क्या आप सोचते हैं कि सारी जिंदगी नारों से काटी जा सकती है? मुझे लग रहा है नहीं। संतोष भारती शो में आज पहले दिन बस इतना ही। आखिर में एक ही अपील आपसे करूंगा, मुस्कुराइए, लोगों में तनाव मत बांटिए, मुस्कुराहट बांटिए। और उसका पहला पैमाना है, जो आपको सवेरे शुरू के 10 व्यक्ति मिले, मुस्कुरा करके उनसे नमस्ते कीजिए। मत नमस्ते कीजिए, पता नहीं वो हिंदू है, मुसलमान है, सलाम वालेकुम चाहता है, गुड मॉर्निंग चाहता है, आदाब चाहता है, कुछ मत कीजिए, मुस्कुराते दीजिए। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती, मुस्कुराहट दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। तो मुस्कुराहट बांटने की अपील करते हुए आपसे मैं आज संतोष भारती विदा लेता हूं। जय हिंद।